ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। जय श्री राम। जय जय। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে बंगाल भगवामय, अब दूर होगा भय। जय मां काली। स्ट्रीट फाइटर पर भारी मोदी शाह फैक्टर। सुवेंदु सरकार की शपथ, विकास का अग्निपात। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दंडवत नमन और अमित शाह की चाणक्य नीति आखिर कैसे मुमकिन हुई यह संभव जी। और अब हर कोई ये जानना चाहता है कि अब कैसा होगा सुवेंदु सरकार का विकास वाला अग्निपात, क्योंकि राजभवन की सीढ़ियों पर जब सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो वो सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि करोड़ों बंगालियों की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गए। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে। लेकिन ये जीत सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं, ये बंगाल की 20 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का नया ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। दिल्ली और कोलकाता के बीच का ये डबल इंजन तालमेल और ठप पड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवे प्रोजेक्ट्स में रॉकेट की रफ्तार भरने को तैयार है। दो विचारधाराएं, दो मॉडल और दो अलग अलग भविष्य की कल्पनाएं। एक तरफ ममता बनर्जी का 15 साल पुराना वो बंगाल था जहां राजनीति की धुरी मां माटी मानुष के इर्द गिर्द घूमती थी, जहां सत्ता का रास्ता लक्ष्मी भंडार जैसी नगद योजनाओं और कट मनी के आरोपों के बीच से होकर गुजरता था। लेकिन आज उसी बंगाल की माटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नए बंगाल का सूर्योदय हुआ। एक ऐसा बंगाल जो तुष्टीकरण की बेड़ियों को तोड़कर विकास और विरासत के रास्ते पर दौड़ने को बेताब है। बंगाल एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है और अब यहाँ पर कमल खिल चुका है। इसको बस एक सत्ता परिवर्तन के रूप में नहीं देखना चाहिए। यहाँ की जनता इसे बड़े परिवर्तन के लिहाज से देख रही है जो कि उनके जीवन में आएगा। और ये सिर्फ एक 20 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था का ब्लूप्रिंट के लिहाज से देखा जा रहा है। देखिए, लंबे समय से कोलकाता में ठप पड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उसको बदलने की उम्मीद के लिहाज से देखा जा रहा है। दिल्ली और कोलकाता के बीच में जो राजनीतिक तालमेल ठप पड़े हुए इंडस्ट्रीज को, ठप पड़ी हुई जो अर्बन डेवलपमेंट है, फ्लाईओवर्स हैं, अब उसको एक नए लिहाज के रूप में देख रहा है कि अब उसमें गति आने वाली है। जो नए युग की शुरुआत है उसमें नए उद्योगों के लगने की उम्मीद है। ये जो नए युग की शुरुआत है उसमें ये उम्मीद है कि किस तरीके से बड़ी इंडस्ट्रीज और खास तौर पे जो ग्लोबल टेक जो प्लेयर्स हैं उनको किस तरीके से लैंड सब्सिडी दी जाए, उद्योगों में एक नए तरीके से निवेश छूट दी जाए जो कोलकाता में बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जाए। और इसी सब चीजों का इंतजार
यहाँ की जनता कर रही है। और आज जब शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, डबल इंजन की सरकार होगी, तो ये तमाम वो बातें हैं सुरक्षा के साथ जिसकी उम्मीद कोलकाता की जनता इस नए सवेरे के साथ कर रही है। सिंडिकेट राज की विदाई, इंडस्ट्रियल हब की चढ़ाई। ममता दीदी के दौर में बंगाल की पहचान अक्सर राजनीतिक हिंसा, सिंडिकेट कल्चर और घुसपैठ के विवादों के बीच होती थी। उद्योगों ने बंगाल से मुंह मोड़ लिया, लेकिन अब बीजेपी का दावा है कि सोनार बंगाल में कानून का राज होगा और बंगाल की अस्मिता को स्वामी विवेकानंद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों से पुनर्जीवित किया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। तुलना सिर्फ आंकड़ों की नहीं, नियत की भी है। टीएमसी शासन में कटमनी और सिंडिकेट कल्चर चरम पर था, लेकिन बीजेपी अब उसे एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने का वादा कर चुकी है। जब बंगाल का खोया हुआ औद्योगिक गौरव वापस आएगा, जनता ने मोदी के ब्रांड पर मुहर लगा दी है। अब बारी है दीदी के गढ़ में खिले इस कमल को खुशबूदार बनाने की। मां माटे मानुष के बाद अब मोदी मानुष का योग। मोदी का विकास विजन, उद्योगों के लिए रेड कारपेट। देखिए, इतिहास गवाह है कि बंगाल को जीतना सिकंदर के लिए भी आसान नहीं था और 2026 के इस महासंग्राम में नरेंद्र मोदी के अश्वमेध रथ ने वो कर दिखाया जो भारतीय राजनीति में सबसे डिफिकल्ट फ्रंटियर था। और ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये भारतीय राजनीति के भूगोल और भविष्य को बदल देने वाला चुनाव है। और 34 साल का वामपंथी शासन, 15 साल के ममता दीदी के शासन को भगवा लहर ने गिरा दिया। बट यूं ही नहीं, इसके पीछे रणनीति थी और रणनीतिकार थे अमित शाह। देखिए, जब कोई एक चुनाव जीता जाता है ना, तो वो चैप्टर खत्म नहीं होता, वहां वो चैप्टर वहां से शुरू होता है। असली लड़ाई तो शुरू होती है। अमित शाह ने यहां पर जो संगठन की कमी थी गांव में, जिलों में, उसकी भरपाई करी ध्रुवीकरण और वादों से, कल्याणकारी वादों के मिश्रण से उसकी भरपाई करी। डोर टू डोर कैंपेन, मैन टू मैन मार्किंग करी। उनको बताया कि डरने की जरूरत नहीं है, अगर बदलाव चाहते हो तो हिम्मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको बूथ तक लेकर जाएंगे, वोट पड़वाएंगे और वापस सुरक्षित लेकर आएंगे। ये वादा, सुरक्षा का वादा। तो ये जो लड़ाई हम हिंदुत्व की लड़ाई कह रहे हैं, ये जो हिंदुत्व की, जिसे कहते हैं कि हिंदुत्व एकजुट होकर वोट किया है, उससे ज्यादा है ये संगठन की मजबूती की लड़ाई। पन्ना प्रमुखों ने जिस तरीके से काम किया, 2.25 लाख बैठकें हुई और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ममता बनर्जी के हर एक गलत नीति पर बड़ी लकीर खींच देना, विकासों की बौछार लगा देना, उन वादों की बौछार लगा देना, यानी ममता दीदी के भ्रष्टाचार को दिखाना, नैरेटिव देना। पहले तो अमित शाह यूपी चुनाव के बाद रणनीतिकार चाणक्य माने जाते थे, लेकिन अब विपक्ष भी उनको रणनीतिकार चाणक्य मानने लगा है। यहां तक कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अमित शाह को लेकर यह शोध शुरू हो गया है कि कैसे गोल ओरिएंटेशन रखना चाहिए। ये है इस चुनाव की ताकत। इसीलिए कहते हैं सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये शोध का विषय है। इसको 2016 से 2026 के बीच में निरंतर रोज रणनीति बनाई गई, लड़ा गया और आखिरकार 2026 के मई में जीता गया। एक तरफ पीएम मोदी की तपस्या और उनकी ब्रांड इमेज थी और धुआंधार ग्रैंड रोड शो और रैलियां। तो दूसरी तरफ शाह की रणनीति, जिसकी बदौलत टीएमसी के अवैध किलों को एक एक कर ढा दिया। लेकिन अब बारी है उस ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारने की, जिसका वादा सोनार बंगाल के संकल्प पत्र में किया गया था।
अब बंगाल में विकास की वो बयार बहेगी जिसका इंतजार दशकों से हो रहा था। दिल्ली और कोलकाता के बीच का ये डबल इंजन तालमेल अब ठप पड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवे प्रोजेक्ट्स में रॉकेट की रफ्तार भरेगा। कॉर्पोरेट टैक्स में छूट और लैंड सब्सिडी के जरिए अब ग्लोबल टेक दिग्गजों को सीधे कोलकाता बुलाने की तैयारी। पश्चिम बर्धमान के स्टील बेल्ट से लेकर न्यू टाउन के सिलिकॉन वैली तक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियों का रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। अब चुनौती है 20 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने की और उस सोनार बंगाल को हकीकत में बदलने की, जहां भय नहीं सिर्फ भव्यता हो। चुनाव है ना, सिर्फ रैलियों से या भाषणों से नहीं जीते जाते, वो रणनीति से जीते जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास चाणक्य अमित शाह हैं जो कि बड़े रणनीतिकार हैं। देखिए, उन्होंने 15 दिन कोलकाता में रहे, इसके अलावा पूरे पश्चिम बंगाल में वो 50 से ज्यादा रैलियां की, रोड शोज किए और उसमें जिस मजबूती से बात रखी और सोनार बांग्ला के संकल्प के साथ वो कैसे टीएमसी के सामने खड़े हुए मजबूती के साथ, और साथ में अमित शाह की रणनीति और रणनीतिकार के साथ साथ उनकी टीम मौजूद थी जिसमें 5 प्रमुख चेहरे थे। सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत सहित ऐसे तगड़े चेहरे थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा से लेकर कई ऐसी जगह जहां पर जीत बहुत दूर थी बीजेपी से, उसको मुकम्मल करके दिखाया। लेकिन सोनार बांग्ला का जब संकल्प होता है तो उसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। कोलकाता क्यों पसंद है, कोलकाता क्यों चर्चा में रहता है? क्योंकि कोलकाता के अंदर उसका एक इतिहास है। जैसे कि मैं अभी चल रही हूं सड़क पे और ये पटरियां देखिए ट्राम की, ये लोगों की लाइफलाइन हुआ करती थी। ये बात अलग है कि अब ट्रैफिक बढ़ गया, आबादी बढ़ गई, ट्राम अब नहीं चलती है उस तरीके से, लेकिन ये जो सड़कों पे आज भी ये निशानी है, ये कोलकाता के उस सुनहरे इतिहास की निशानी अभी भी है। इसीलिए जब हम सोनार बांग्ला का जिक्र करते हैं तो सोनार बांग्ला का जो मिश्रण होगा ना, वो जो टैबलेट होगी, उसमें उसका इतिहास भी छुपा होगा, उसका गौरव भी छुपा होगा, तो आधुनिकीकरण भी छुपा होगा, भविष्य की बड़े निवेश छुपे होंगे, बड़ी नौकरियां छुपी होंगी। क्योंकि बंगाल में वो कैपेसिटी है कि वो फॉरेन ट्रेड, हमारा फॉरेन ट्रेड बंगाल से हुआ करता था, ये सब कुछ था और वो सब वापस लौट कर आएगा। लेकिन हम रूट से ना टूटे, शायद वही सोनार बांग्ला है और शायद वही अमित शाह, नरेंद्र मोदी का प्रॉमिस भी है, जो संकल्प अब धरातल पे उतारना है अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को। अमित शाह इसलिए भी कारगर हुए क्योंकि टीएमसी, ममता दीदी और टीएमसी के वर्कर स्ट्रीट फाइटर हैं, भिड़ जाते हैं। दीदी स्ट्रीट फाइटर हैं, लड़ती हैं, अमित शाह भी लड़े। कहा कि अगर 5 मई के बाद वो तमाम लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। यहां पर पुलिस के व्यवहार में तब्दीली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चुनाव जीतने के बाद सिस्टम बेहतर तब काम करता है जब ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासन सब तालमेल के साथ बेहतर तरीके से एक ही लक्ष्य के साथ काम करें, जो है सोनार बांग्ला। और सोनार बांग्ला वो है जिसमें कोलकाता की वो जो तासीर है वो भी जिंदा रहे, आधुनिकीकरण भी हो, विकास भी हो, और ये पूरा पैकेज हमारे देश के लिए एक गौरव का विषय होगा। पश्चिम बंगाल उस गौरव का विषय होगा और पश्चिम बंगाल के लोग उसी संकल्प और उसी गौरव का इंतजार कर रहे हैं। अगले 45 दिन कौन से बड़े फैसले होंगे, कौन सी इबारत लिखी जाएगी उस विकास के नाम पर, उसी का इंतजार बंगाल की जनता कर रही है। एक बात कहूंगी, मैं इस सड़क पे खड़ी हूं और वो जो एक दहशत थी, एक डर था, वो यहां पर नहीं नजर आ रहा। लोग खुलकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये बात सिर्फ जय श्री राम के नारों की नहीं है, ध्रुवीकरण की नहीं है, हिंदू की नहीं है, ये उस डर खत्म होने की बात है जो आज से 10 दिन पहले मैंने अपनी आंखों से महसूस किया, अपनी आंखों से देखा, उसे महसूस किया था। आज वो डर यहाँ नहीं है। अमित शाह के लिए बंगाल सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक मिशन। सोनार बंगाल का संकल्प लेकर जब शाह मैदान में उतरे तो उनके पास सिर्फ जोश नहीं बल्कि हर बूथ का डेटा था। पश्चिम बंगाल 2026 की यह ऐतिहासिक जीत
इस बात का प्रमाण है कि जीत के पीछे था बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का वो अचूक ब्लूप्रिंट, जिसने ममता बनर्जी की 15 साल की सत्ता को हिला कर रख दिया। पर्दे के पीछे के वो सिपह सालार जिन्होंने बंगाल की इस भगवा क्रांति की स्क्रिप्ट लिखी। पंद्रह दिनों तक बंगाल के हर जिले को मतने वाले शाह ने संगठन की हर उस दरार को भर दिया जहां कभी टीएमसी का कब्जा था। लेकिन इस भगवा क्रांति को जमीन पर उतारने का जिम्मा शाह के उन 5 सेनापतियों के कंधों पर था जिन्होंने हर बूथ, हर जिले और हर मोबाइल स्क्रीन पर टीएमसी को पटकनी दी। जिसमें पहला नाम है सुनील बंसल। इन्हें बंगाल विजय का मुख्य आर्किटेक्ट माना जाता है। बंसल ने उत्तर प्रदेश वाला बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल बंगाल में लागू किया। धर्मेंद्र प्रधान, केंद्र में कद्दावर मंत्री प्रधान ने बंगाल में इलेक्शन मैनेजमेंट और सोशल इंजीनियरिंग को संभाला। दिल्ली और कोलकाता के बीच समन्वय के केंद्र बिंदु रहे। भूपेंद्र यादव बीजेपी के सबसे माहिर रणनीतिकारों में से एक है। इनका मुख्य फोकस संगठन को सिंडिकेट राज के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करना था ताकि वो टीएमसी के कैडर का मुकाबला कर सके। बिप्लब देब, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब को बंगाल के उन इलाकों की जिम्मेदारी दी गई जहां त्रिपुरा जैसी भाषा और संस्कृति का प्रभाव है। बंगाल में भी उन्होंने उसी आक्रामक चुनावी शैली का इस्तेमाल किया और ग्रामीण इलाकों में टीएमसी के किले में सेंध लगाई। और पांचवें अमित मालवीय, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख मालवीय ने इस चुनाव को डिजिटल वॉरफेयर में तब्दील कर दिया। हर मोबाइल स्क्रीन पर टीएमसी के भ्रष्टाचार और कट मनी के नैरेटिव को पहुंचाया। बंगाल की राजनीति में ये बदलाव ऐतिहासिक है। जिस धरती ने राष्ट्रवाद का बीज बोया, आज उसी धरती ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संकल्प को पूर्ण बहुमत दिया है। लेकिन शुवेंदु सरकार का असली इम्तिहान अब शुरू होगा। निवेशकों को भरोसा है कि डबल इंजन की सरकार अब नीतियों के उस गतिरोध को खत्म करेगी जिसने दशकों से बंगाल के विकास को जकड़ रखा था। बंगाल की 20 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का ब्लूप्रिंट अब फाइलों से निकलकर जमीन पर उतरने को तैयार है। बीजेपी की ये जीत सिर्फ वोट के आंकड़ों की जीत नहीं है, ये एक विचारधारा की जीत है। देखिए, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली पर अब भगवा का परचम लहरा रहा है। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा दे रहा है। उत्तराखंड की गंगोत्री से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक अविराम सत्ता बीजेपी की है। और अब शायद ये कैश ट्रांसफर वाली जो कल्याणकारी स्कीम्स हैं, उससे फोकस हटकर अब उद्योग पर होगा, रियल उद्योग, जिसमें कोल्ड स्टोरेज, एग्रो प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स जैसे उद्योग पर अब फोकस होगा। ये शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, बंगाल के नतीजों से ही स्टॉक मार्केट में जो तेजी आई है, जो आपको हलचल देखने को मिली है, इसके साथ रियल एस्टेट, रीजनल जो स्टॉक्स हैं, पीएसयू यूनिट्स हैं, इन सब में तेजी के संकेत मिल रहे हैं। इसलिए बंगाल का ये जो बदलाव है, ये ऐतिहासिक है। तो सवाल है कि क्या उद्योग को वो पुराना गौरव हासिल होगा? तो शायद जवाब है हाँ, क्योंकि बंगाल की जनता ने इस बार तय करके बंगाल की किस्मत के नए रास्ते खोल दिए हैं। और शायद उसी बदलाव की उम्मीद में अब बंगाल इंतजार कर रहा है। और जो इंतजार अब खत्म होता है, विकास अब शुरू होता है। कहते हैं इतिहास जब करवट लेता है तो उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। बंगाल की राजनीति में आज वही ऐतिहासिक शिफ्ट आया। ये जीत बीजेपी के लिए सिर्फ वोट का आंकड़ा नहीं, बल्कि एक कालजयी विचारधारा की जीत है। आज बंगाल में भगवा परचम लहरा रहा है। ये बंगाल की किस्मत बदलने का एक नया रास्ता है। सत्ता के इस नए अध्याय में नीतियां भी नई होंगी। बंगाल का मौसम और मिजाज थोड़ा बदला है, थोड़ी बारिश आई है, लेकिन ह्यूमिडिटी ज्यादा थी, तो मैंने सोचा कि ये पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लूं। तो सोचते सोचते मैंने देखा कि ये जो जड़ें हैं इस पेड़ की, ये उतनी ही मजबूत हैं और उतनी ही पुरानी हैं जितना बंगाल का इतिहास है, जितना बंगाल का ताना बाना है। और मुझे
एक बात समझ आई। मैं लंबे समय से यहाँ पर बंगाल में चुनाव कवर कर रही थी और आज नतीजों के बाद यहाँ पर हूँ, और मैंने लोगों से जब बात करी, सुबह 4 बजे से मैं बंगाल की गलियों में घूम रही हूँ। सवेरा यहाँ जल्दी होता है, लोग जल्दी उठते हैं, जल्दी अपनी दिनचर्या के लिए निकल जाते हैं। तो मुझे लगा कि जिस सोनार बांग्ला के संकल्प पे बीजेपी यहाँ आई है, जिस सोनार बांग्ला की उम्मीद में लोग यहाँ पर उत्साह के साथ निकल पड़े हैं, मुझे लगता है उसका जो सबसे बड़ा एसेंस, उद्योग, नौकरियां, विकास, सुरक्षा, घुसपैठ तो है, लेकिन इससे बड़ा एसेंस क्या है? वो है मिनी इंडिया का एसेंस। वो है कि यहाँ का जो बंगाल का जो एक फ्लेवर है वो खत्म नहीं होना चाहिए। सोनार बांग्ला तभी सक्सेसफुल होगा जब यहाँ पर वो बंगाल की खुशबू, आत्मीयता, अपनापन, मिनी इंडिया का ताना बाना वो खत्म ना हो, कुछ एक तरफा ना हो। यहाँ की खूबसूरती वही है। यहाँ का असली विकास तभी होगा जब बंगाल का ये एसेंस जिंदा रहेगा, ये मिनी इंडिया का ताना बाना जिंदा रहेगा और साथ में विकास होगा। शायद यही बंगाल के लोग भी चाहते हैं। बहुत उम्मीद है, और इतनी उम्मीद है कि ये बीजेपी के लिए थोड़े भारी पड़ने वाली है। मैं सुबह से लोगों से मिली, मुझे लगा कि लोग ऐसे सोच रहे हैं जैसे अब मैजिक की तरह सब बदल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि वो जो जड़ें हैं ना, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। वो एजुकेशन मिलनी चाहिए कैम्ब्रिज वाली। बंगाल को उसका वो सब कुछ हक का मिलना चाहिए जो पिछले इतने सालों में नहीं मिला। वो हक उसको वापस देना होगा, लेकिन बस उसके आत्मीयता को नहीं लेना, वो ताना बाना को खत्म नहीं करना। बंगाल के एसेंस को खत्म किए बिना उद्योग और विकास लाना, यही असली सोनार बांग्ला की ताकत है। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में उद्योगों का पुराना गौरव वापस आएगा। बंगाल फिर से भारत की औद्योगिक राजधानी बनेगा। जिस बंगाल ने कभी देश को दिशा दिखाई थी, आज वो अपनी किस्मत का नया रास्ता चुन चुका है। सोनार बांग्ला तब होगा जब यहाँ पर नौकरियां होंगी, यहाँ के लोगों को नौकरियों के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। सोनार बांग्ला तब होगा जब घुसपैठ पर रोक होगी। सोनार बांग्ला तब होगा जब खुशहाली होगी, जब सिंडिकेट नहीं होगा, कोई कट मनी नहीं लेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 दिन पहले भी मैंने आकर रसगुल्ला खाया था, 10 दिन पहले भी मैंने आके झाल मुड़ी खाई थी, और आज 10 दिन बाद भी खाई। ना रसगुल्ला बदला, ना झाल मुड़ी। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जरूरी है कि बहुत सारी तब्दीलियां हो, बदलाव हो, लेकिन जैसे रसगुल्ला और झाल मुड़ी यहाँ की एक आइडेंटिटी है, वैसे ही पहले या अब में उस आइडेंटिटी में बदलाव नहीं आना चाहिए। असली सोनार बांग्ला तब होगा जब बंगाल के एसेंस में कोई बदलाव नहीं हो। असली सोनार बांग्ला तब होगा जब इस मिनी इंडिया के ताने बाने को छेड़ा नहीं जाए, ये वैसे ही रहे और विकास हो। विकास उस कॉस्ट पर ना हो कि यहाँ का एसेंस बदल जाए। रसगुल्ले की मिठास में बदलाव नहीं आनी चाहिए, झालमुड़ी के झाल में बदलाव नहीं आना चाहिए। यहाँ का बंगाली 35 साल का शासन लेफ्ट को या 15 साल का शासन दीदी को इसलिए देता आया क्योंकि वो उस बंगाली एसेंस को खत्म नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं जमीन पर रहकर सब कुछ समझ के भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं से सिर्फ एक बात कहूंगी कि बदलाव जरूरी है, लेकिन उस कॉस्ट पर नहीं कि यहाँ की एसेंस खत्म हो जाए। और एक और महत्वपूर्ण बात, बोलने की आजादी अब वापस मिलनी चाहिए। चाय की थड़ी पर वो चर्चा वापस होनी चाहिए। इसलिए ये सब कुछ वर्थ तभी होगा जब बंगाल का वो एसेंस, वो फ्लेवर खत्म ना हो। मिनी इंडिया वैसे ही ताना बाना जिंदा रहे। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে